व्यास काशी रामनगर वाराणसी। आज आपसे काशी के एक महान राजा, महान नरेश, जिन्होंने हिंदुत्व जीवन को फिर से काशी में पुनर्स्थापित किया, ऐसे महाराजा बलवंत सिंह जोधेव के बारे में चर्चा कर रही है। बड़ा ही लोकप्रिय शासक थे। 1738 ईस्वी से 1770 ईस्वी तक उनका जो कार्यकाल था, कुछ दिन पिता के साथ और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें बनारस को संवारा, सजाया। बात थी दिल्ली सल्तनत के अधीन अवध था। अवध के अधीन तमाम जागीरदार थे और संयोग से दिल्ली के शाह आलम शाह के अधीन मुर्तजा खां थे और मुर्तजा खां ने बनारस की जागीरदारी, गाजीपुर की जागीरदारी, चुनार और जौनपुर की जागीरदारी मीर रुस्तम अली खां को सौंप दी थी। मीर रुस्तम अली खां होली वगैरह खेलते थे, बड़े सुंदर विचार के थे, समरसता थे। उनके होली खेलने के भाव को देखकर कुछ धार्मिक लोग ईर्ष्यावश न केवल मुर्तजा खां के यहाँ शिकायत किए, बल्कि दिल्ली तक भी मीर रुस्तम अली खां की शिकायतें चली गईं। मीर रुस्तम अली खां के नाम पर मीर घाट अभी भी काशी में है, बाबा विश्वनाथ धाम के पास ही है। अब उनके यहाँ नौकरी करते थे मनसाराम बहादुर सिंह। मनसाराम जी मीर रुस्तम अली के बड़े नजदीकी थे। 5 लाख रुपए इन चारों क्षेत्रों की, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस और चुनार की जागीरदारी मीर रुस्तम अली दिया करते थे। मुर्तजा खां ने 7 लाख रुपए का प्रस्ताव वहां पर दिल्ली में भेजा। इस बात को लेकर मीर रुस्तम अली जब मनसाराम बहादुर को अवध में भेजे तो कुछ लोगों ने रुस्तम अली का कान भर दिया कि मनसाराम अपना काम करना चाहते हैं। वहां अवध से मनसाराम जी के सामने प्रस्ताव आया कि रुस्तम अली ठीक नहीं जा रहा है, आप ही क्यों नहीं देखते हैं। मनसाराम जी बड़े चतुर थे, बुद्धिमान थे और समर्पित व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकराया कि मैं नहीं देखूंगा। लेकिन अपने पुत्र के नाम से उन्होंने चुनार, जौनपुर की जागीरदारी करवा ली। मनसाराम जी रुस्तम अली का पक्ष रख रहे थे, लेकिन दिल्ली दरबार के सिपह सलाहकार तथा बीच के अवध, इलाहाबाद के जागीरदार सब मनसाराम को ही उनकी योग्यता के अनुसार राजा बना देना चाहते थे। मनसाराम वफादार थे, लेकिन इधर रुस्तम अली के लोग भी मनसाराम की शिकायतें रुस्तम अली से करने लगे थे। एक ओर दिल्ली के ओहदेदारों का दबाव था और दूसरी ओर रुस्तम अली का रूठना। मनसाराम ने बीच का रास्ता चुना, अपने पुत्र बलवंत सिंह को राजा बनवा दिया और मालगुजारी 7 लाख से 13 लाख मुकर्रर कर दी। क्षेत्र भी बनारस, जौनपुर, चुनार मात्र 3 ही लिए। जहां 4 क्षेत्रों का रुस्तम अली 5 लाख रुपया अदा करते थे, वहीं मनसाराम जी ने केवल बनारस, जौनपुर और चुनार का ही 13 लाख रुपया देना स्वीकार कर लिया था। मनसाराम जी के पट्टीदार लोग, क्योंकि वो 4 भाई थे और कुछ आपस की तकझक थी, शिकायतें दिल्ली दरबार तक पहुंची, लेकिन उन लोगों ने आपस में ही अपना सुंदर समझौता कर कर एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का कार्य किया। 1738 से 1740 ईस्वी तक बाबू मनसाराम जी का स्वतंत्र नेतृत्व काशी को दिशा दे दिया। 1740 में वे दिवंगत हुए। उसके बाद उनके बेटे बलवंत सिंह के हाथों में वह जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने न केवल काशी की, बल्कि हिंदुत्व की क्षीण पर गई उस धारा को भी जीवित किया। लोगों में
हर हर महादेव का उद्घोष करवाया। काशी की गलियों में घंटे और घड़ियाल बज उठे थे। औरंगजेब के आतंक से डरी सहमी जनता में फिर से प्राण का संचार होने लगा था और इसलिए महाराजा बलवंत सिंह जी का चरित्र कहने में व्यासकाशी को गर्व का अनुभव हो रहा है कि एक ऐसा राजा जो अपने सूझ से, बूझ से, अपने विवेक से, चतुराई से, अपने लोगों के संगठन से बहुत कुछ किया। कहा जाता है कि पानी के विवाद में एक बार डोभी जौनपुर में पड़ता है, डोभी कोई गांव नहीं है, एक क्षेत्र विशेष को डोभी कहते हैं, और डोभी के भाऊ साहब से खेत में पानी को लेकर के विवाद हुआ था। उन्होंने बलवंत सिंह के चाचा की हत्या कर दी थी खेत में पानी चढ़ाने को लेकर, और बलवंत सिंह ने कहा कि जब तक मैं इस हत्या का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और बहुत कहने पर वो गंगा जल पी करके युद्ध के लिए डोभी क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर भीषण युद्ध हुआ, उसमें पूरा क्षत्रिय परिवार मारा गया डोभी का, और उनकी एकमात्र लड़की पन्ना दरवाजे पर हंसिया लेकर खड़ी थी। बलवंत सिंह जब पहुंचे तो उन्होंने आगे बढ़ करके हंसिया के वार से अपने को बचाते हुए उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि आपको युद्ध में नहीं, आपको रानी बनने की आवश्यकता है, आप हमारे महल में विराजेंगी। पन्ना कुंवर आई, क्योंकि 1740 में ही रामनगर दुर्ग के स्थापना की आधारशिला रख दी गई थी। 1753 में रामनगर दुर्ग पूर्ण रूपेण बनकर तैयार हुआ और उसी बीच युद्धोन्माद के बीच पन्ना कुंवर का आगमन रामनगर दुर्ग में एक रानी के रूप में हुआ। महारानी पन्ना कुंवर के दो पुत्र चेत सिंह और सुजान सिंह थे। उनके कार्य को औसान सिंह नाम के एक व्यक्ति देखा करते थे। 1754 ईस्वी में महाराजा बलवंत सिंह ने विजयगढ़, लतीफपुर किले, 1755 में केरा मंगरौर, केरा भुईली को आजकल चकिया कहा जाता है, 1756 में गरवारा के जमींदार हिम्मत बहादुर को उन्होंने पराजित किया। 1758 में गाजीपुर पर अधिकार किया। गाजीपुर में 22 परगने थे और वहां फजल अली को गाजीपुर से निकाला। जोगेंद्र, जगरदेव और दिग्विजय जैसे अपने साथियों को 22 परगनों को बांट दिया। 1762 में पुतगढ़ के तालुकेदार कौशल सिंह पर उन्होंने विजय पाई। 1763 में रसड़ा तक, बलिया रसड़ा तक महाराजा बलवंत सिंह के पांव पहुंचे। 1764 में बलवंत सिंह जूदेव ने अवध की मातहती से मुक्ति पाई, लेकिन लॉर्ड क्लाइव को समझाकर अवध के नवाबों ने फिर उनको 1766 में अपने अधीन कर लिया। बनारस अपने मूल उत्तरदायित्व पर आगे बढ़ रहा था, जहां एक ओर अवध और लॉर्ड क्लाइव से संतुलन स्थापित करते हुए आगे बढ़ना था, वहीं पर हिंदुत्व को, घंटे घड़ियाल को, पूजा अर्चना को, भारतीय परंपरा को, जीवन मूल्य और सिद्धांतों को भी बल देना था। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रजा का ध्यान देना था। जो दंश 500-600 सालों से भारतीय जनता झेल रही थी, उससे भारतीय जनता को मुक्त करना था, और इसलिए सभी क्षेत्रों में एक साथ सुंदर काम महाराजा बलवंत सिंह ने किया। 22 अगस्त 1770 ईस्वी को जिस समय उनका देहावसान हुआ, उस समय उनके भाई उनको मुखाग्नि देने के लिए मणिकर्णिका घाट पर गए थे, लेकिन इधर अभी चिता की अग्नि ठंडी भी नहीं हुई थी कि तोपों की सलामी दे करके महाराज चेत सिंह को काशी का राजा घोषित कर दिया गया। औसान सिंह, किताबों में आप पढ़ेंगे
देखेंगे, संकेतों को समझेंगे कि भात द्वादशाह को जो खाया जाता है, मृतक श्राद्ध कर्म के समय औसान सिंह ने चेत सिंह के साथ भात खाने से मना कर दिया था और इस स्थिति में औसान सिंह को कैद करने का हुक्म हुआ था। मामला अंतर्द्वंद में बदल रहा था। चेत सिंह भारत के ही एक ऐतिहासिक पुरुष जरूर हैं, क्योंकि उन्होंने वारेन हेस्टिंग से एक लोहा लिया था। उनका चरित्र मैं आगे बताऊंगा, लेकिन महाराजा बलवंत सिंह को काशी की धरा आज भी प्रणाम करती है। महाराजा बलवंत सिंह काशी के ऐसे महान राजा रहे। उनका चरित्र संक्षेप में व्यास काशी से कहा गया। आप लोग किताबों में काशी कीर्ति कथा है, काशी और बनारस है, या हमारे मोतीचंद जी द्वारा रचित उनकी काशी का बृहत्तर इतिहास आदि ग्रंथों से आप इन सब कहानियों को पढ़ें और ये समझें कि हमें आज हमारे अस्तित्व को बनाने में किन लोगों ने योगदान दिया। ऐतिहासिक विवरणों में उनका परिचय केवल एक योद्धा के रूप में जरूर मिलता है, लेकिन एक अद्भुत रणनीतिकार के रूप में मिलता है। हम जिस रूप में कह रहे हैं, सारांश रूप में कह रहे हैं कि उन्होंने अनेक दुर्गों पर अधिकार स्थापित किया, रामनगर को सुदृढ़ बनाया और बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में दिल्ली, अवध तथा अंग्रेजी शक्ति के बीच ऐसा संतुलन बनाया कि काशी का अस्तित्व सुरक्षित रह सका। कहा जाता है कि जहां तलवार उठाना आवश्यक हुआ, वहां उन्होंने वीरता दिखाई और जहां बुद्धि अधिक उपयोगी थी, वहां कूटनीति को अपना सबसे बड़ा अस्त्र महाराज बहादुर बलवंत सिंह ने बनाया। यही कारण है कि वे केवल युद्ध जीतने वाले राजा नहीं हैं, बल्कि परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ देने वाले दूरदर्शी शासक के रूप में स्मरण किए जाते हैं। पूरी जनता जनार्दन गले फाड़कर हर हर महादेव से महाराज बलवंत सिंह का अभिवादन करती थी, जो परंपरा आगे भी चलती रही। आगे भी मैं इस व्यास काशी मंच से रामलीला के संदर्भ में भी, महाराजा चेत सिंह के उस पराक्रम के संदर्भ में भी, महाराजा उदित नारायण सिंह सहित अनेक राजाओं के बारे में वर्णन करूंगा, क्योंकि हमारी जनता काशी के उस इतिहास को सुनना चाहती है, बार बार सुनना चाहती है। और वह इतिहास जब हमारे बीच में आता है तो हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में, हमारी जनता में एक प्रकृति प्रेम को भी जगाता है और साथ ही साथ सह अस्तित्व को भी जगाता है, समरसता को जगाता है, सबके अस्तित्व को समझना सिखाता है। और इसलिए हम बाबा विश्वनाथ से नेक प्रार्थी हैं कि आप सभी गर्मी की इन छुट्टियों में या जब भी आपको कभी छुट्टी मिल रही हो तो इन इतिहासों को पढ़ें, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को परिमार्जित करें और देश के उस अकाट्य साधना में भी लगावें जिसमें हमारे राजाओं ने हमको जीना सिखाया, मिलकर रहना सिखाया, चलना सिखाया, हिम्मत करना सिखाया और संस्कार दिया। धन्यवाद।